नमस्कार दोस्तों, टीएनसी बुलेट सीरीज में आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। दोस्तों, जैसा कि आपको पता है कि रोज सुबह 7 बजे हम टीएनसी बुलेट सीरीज के माध्यम से एक इम्पोर्टेंट क्लास जो है वो आपके सामने लेके आते हैं। उस क्लास से रिलेटेड जो भी हमारे पास में डाउट्स होते हैं उनको हम क्लियर करते हैं। साथ के साथ हम चर्चा करते हैं कि इन फ्यूचर में उस क्लास से किस प्रकार से जो है वो क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, उनके बारे में जो है वो डिस्कशन होता है। यानी कि कंप्लीट जो है वो हम उसके बारे में स्टडी करते हैं ताकि किसी भी तरीके से कोई भी जो है वो डाउट हमारे पास में ना रहे। रोज सुबह 7 बजे क्लास होती है और कंटिन्यूस जो है वो हमारे पास में 1 जनवरी 2025 से हो रही है और अब तक चली आ रही है। आज हमारे पास में 266 दैट इज कॉल्ड 266 नंबर की क्लास होगी। वो रहेगी हमारे पास में केयर ऑफ एक्सटर्नल फिक्स्चर। इसके बारे में पढ़ेंगे। ये जो हमारे पास में टॉपिक है दैट इज केयर ऑफ एक्सटर्नल फिक्स्चर, ये हमारे पास में मेडिकल सर्जिकल यूनिट की जो हमारे पास में ऑर्थोपेडिक टॉपिक होता है। ऑर्थोपेडिक यूनिट में जो है वो हमारे पास में जो ट्रैक्शन, ऑलरेडी मैंने ट्रैक्शन जो है वो आपको बता रखा है। बुलेट सीरीज के अंदर ही आप सर्च करोगे तो आपको पाओगे कि हमने ट्रैक्शन ऑलरेडी कंप्लीट करवा चुके हैं। तो दो तरीके के जो है वो ट्रैक्शन होते हैं। एक होता है हमारे पास में स्किन ट्रैक्शन, एक होता है हमारे पास में स्केलेटल ट्रैक्शन। दोनों को हमने कंप्लीट करवाया। तो जो स्केलेटल ट्रैक्शन है उसकी केयर हम किस तरीके से कर सकते हैं, वो सारी चीजें जो है वो हम यहाँ पे पढ़ेंगे। यानी कि एक्सटर्नल फिक्स्चर का मतलब ये हो गया कि बाहर से कोई चीज जो है वो अंदर की कोई चीज को फिक्स कर रही है। ठीक है, बाहर से ऐसी कोई इंस्ट्रूमेंट है जो कि अंदर वाली चीज को फिक्स कर रही है, उसकी हम केयर किस तरीके से कर सकते हैं, उसको हम कहते हैं केयर ऑफ एक्सटर्नल फिक्स्चर। तो अभी पूरा डिटेल से पढ़ेंगे। बहुत ज्यादा जो है वो क्वेश्चन इसमें से निकल के आते हैं और चूंकि बहुत सारे कोचिंग वाले जो है वो नहीं पढ़ाते हैं या टीचर जो है वो नहीं पढ़ा पाते हैं, तो इसकी वजह से नुकसान जो हो बच्चों को उठाना पड़ता है। लेकिन हमारे साथ आपके लिए ऐसा कभी भी नहीं होगा। अगर आप जुड़े हुए हो तो आपको वो सारी कंप्लीट इंफॉर्मेशन जो है वो आपको मिलेगी। तो देखते हैं और उसके बाद आगे बढ़ते हैं। तो दोस्तों, बात करते हैं हमारे पास में क्वेश्चन आंसर की। ठीक है, कि कौन कौन से और किस तरीके से जो है वो क्वेश्चन आंसर हमारे पास में इस टॉपिक से जो है वो निकल के आते हैं। तो दोस्तों, इसका जो है वो हमारे पास में ये पूरा जो है वो नर्सिंग प्रोसीजर है कि ये केयर हम किस तरीके से करते हैं। तो उसमें हमारे पास में टॉपिक सारा जो है वो केयर प्लान से रिलेटेड ही आता है कि किस तरीके से केयर करोगे, देन उसके बाद अगर केयर नहीं करोगे तो आपको क्या क्या दिक्कत सामना करना पड़ सकता है, क्या क्या कॉम्प्लिकेशन हो सकती है, इन सब के बारे में ही, यानी कि नर्सिंग प्रोसेस से रिलेटेड ही सारी चीजें जो है वो पूछी जाती है। तो बहुत तरीके से और सिस्टमेटिकली जो है वो हम इस टॉपिक को लेंगे, देन उसको जो है वो फिनिश करेंगे। तो बहुत सारे लोगों को जो है वो टॉपिक अभी तक क्लियर नहीं था कि आज हम पढ़ेंगे क्या। तो पढ़ेंगे हम दोस्तों केयर ऑफ एक्सटर्नल फिक्स्चर। आप इमेज देखिए, ये जो आपको इमेज दिख रही है, आपने अपने नर्सिंग ट्रेनिंग के टाइम पे या आपने ड्यूटी के टाइम पे जो है वो ऐसी इमेज किसी न किसी पेशेंट को तो देखी होगी। और खास तौर से अगर आपने ऑर्थोपेडिक वार्ड में ड्यूटी की है तो किसी न किसी पेशेंट को इस तरीके से जो है वो लगी हुई चीजें देखी होगी। तो ये जो आप देख रहे हो ये है हमारे पास में एक्सटर्नल फिक्स्चर। एक्सटर्नल क्यों बोला? क्योंकि ये बाहर से है। ठीक है, और फिक्स्चर यानी कि बोन को जो है वो फिक्स करने वाला है। इंटरनल फिक्स्चर में हमारे पास में वायरिंग आती है, नेलिंग आती है, देन उसके ऊपर हमारे पास में जो है वो प्लेट लगाई जाती है, बहुत सारी चीजें। मतलब अंदर कहते हैं ना कि हड्डी में प्लेट लगाई गई है, ठीक है, या कोई रोड जो है वो लगाई गई है, रोड डली हुई है। तो जो रोड डली हुई है, जो प्लेट डली हुई है, वो हमारे पास में इंटरनल फिक्स्चर आता है। ठीक है, आप इसको यूं समझिए कि कोई हड्डी, मान लीजिए हड्डी ब्रेक हो गई है, तो हड्डी ब्रेक हो गई तो अंदर जो है वो ऑपरेशन करके, सर्जरी करके अंदर प्लेट लगा दी, उसको स्क्रू कर दिया और देन ऊपर से बाहर से सिल दिया, वो हो गया इंटरनल फिक्स्चर। तो उसमें केयर करने की कोई जरूरत नहीं होती है क्योंकि वो तो अंदर है। ठीक है, उसमें कहाँ जरूरत है। एक्सटर्नल फिक्स्चर में क्या होता है कि इस तरीके से लगी हुई है, अब इसमें छोटी छोटी कीलें जो है वो अंदर, पिन जो है वो अंदर धसी हुई होती है। तो वो जो हमारे पास में पिन अंदर धसी हुई है, तो उसकी हम केयर किस तरीके से करेंगे, और अगर केयर नहीं करेंगे तो क्या क्या कॉम्प्लिकेशन आ सकती है, उन सब के बारे में हम आज जो है वो चर्चा करेंगे। कई भाई आपने देखा होगा पिन केयर,
ठीक है, पिन केयर भी इसको बोला जाता है। लेकिन पिन केयर और जो हमारे पास में एक्सटर्नल फिक्सेटर है उसमें ये डिफरेंशिएट है कि पिन केयर सिर्फ और सिर्फ स्केलेटल ट्रैक्शन में जो पिन लगती है उसकी केयर को बोलते हैं, जबकि हमारे पास में एक्सटर्नल फिक्सेटर में बहुत सारे अलग अलग प्रकार के फ्रैक्चर आते हैं। फ्रैक्चर भी ऑलरेडी मैंने बुलेट सीरीज के अंदर करवा रखे हैं, आप देखिएगा, क्योंकि बहुत सारे फ्रैक्चर का यहाँ पे जिक्र होने वाला है। ठीक है, तो कौन कौन से फ्रैक्चर में हम एक्सटर्नल फिक्सेटर लगाते हैं और एक्सटर्नल फिक्सेटर लगाने के बाद आप किस तरीके से जो है वो क्या क्या कार्य करोगे, तो वो सारी चीजें हम जो है वो आज डिस्कशन में लाएंगे। तो मोटा मोटी आपको जो हो बेसिकली पता चल गया, ये जो चीजें देख रहे हो ये हमारे पास में एक्सटर्नल फिक्सेटर, और ये एक्सटर्नल फिक्सेटर को हम किस तरीके से कैसे जो है वो हम केयर करेंगे, वो सारी चीजें आज हम जो है वो पढ़ने वाले हैं। एग्जाम में काफी बार जो है वो इससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछा जाता है कि एक्सटर्नल फिक्सेटर की अगर आप केयर नहीं करोगे तो क्या क्या कॉम्प्लिकेशन आ सकती है, क्या क्या चीजें जो है वो अराइज हो सकती है, कौन कौन सी कंडीशन में एक्सटर्नल फिक्सेटर लगाया जाता है, ये सारी चीजें जो है वो पूछी जाती है। तो स्टार्ट करते हैं, देन उसके बाद आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले हम ले लेते हैं दोस्तों डेफिनेशन। ठीक है, सबसे पहले हम ले लेते हैं डेफिनेशन। ये जो है वो हमारे पास में डेफिनेशन जो है वो क्या कहती है, तो देखो बेसिकली आपको मोटा मोटी चीज बता गया कि ये जो एक्सटर्नल फिक्सेटर होता है वो एक ऑर्थोपेडिक डिवाइस होती है जिसमें बहुत सारे पिन और वायर लगे होते हैं, जो कि बाहर से जो है वो अंदर वाली जो बोन है उसको फिक्स करने के लिए लगाया जाता है। जब तक कि बोन हिल ना कर दे, जब तक कि वो उसके आसपास के टिश्यू हिल ना हो जाए, तब तक उसको जो है वो लगा के रखते हैं, और जैसे ही वो हिल हो जाएंगे, बोन रिकवर हो जाएगी, इसको जो है वो रिमूव कर लिया जाता है। तो जितने दिन ये लगा हुआ रहता है उसकी जो केयर करना वो क्या कहलाता है दोस्तों, हमारे पास में केयर ऑफ एक्सटर्नल फिक्सेटर। तो देखते हैं, एन एक्सटर्नल फिक्सेटर इज ऑर्थोपेडिक डिवाइसेज कंसिस्टिंग ऑफ पिंस, वायर्स एंड रोड फिक्स आउटसाइड द बॉडी यूज्ड टू स्टेबलाइज फ्रैक्चर बोन अंटिल प्रॉपर हीलिंग अकर्स। ठीक है, वही चीज है, यानी कि ये हमारे पास में एक्सटर्नल फिक्सेटर क्या है, एक्सटर्नल फिक्सेटर जो है वो हमारे पास में एक ऑर्थोपेडिक जो है वो डिवाइस आती है। क्या होती है दोस्तों, ये एक हमारे पास में ऑर्थोपेडिक डिवाइस आती है जिसके अंदर क्या क्या चीजें होती है, इसके अंदर पिन होती है, बहुत सारे पिन लगी हुई होती है, वायर लगे हुए होते हैं, ठीक है, और रोड लगी होती है, जो कि क्या करती है, फिक्स्ड आउटसाइड द बॉडी, यानी कि बहुत सारी पिन, वायर और रोड लगी होती है जो कि बॉडी के आउटसाइड जो है वो हम लगा के रखते हैं। क्या करते हैं, बॉडी के जो आउटसाइड है वहां पे हम उसको फिक्स करते हैं, और किसके लिए यूज लिया जाता है, यूज टू स्टेबलाइज फ्रैक्चर बोन अंटिल प्रॉपर हीलिंग अकर। ठीक है, यानी कि एक्सटर्नल फिक्सेटर है वो एक ऑर्थोपेडिक डिवाइस है जिसके अंदर बॉडी के बाहर बहुत सारे पिन, वायर और रोड लगी होती है, जो कि हमारी बॉडी के अंदर जो बोन है उसको स्टेबलाइज, एक जगह फिक्स रखने के लिए जो है वो यूज में लिया जाता है। और कब तक रखा जाता है, जब तक कि प्रॉपर हीलिंग ना हो जाए। एंड इट्स ओपन यूज फॉर कॉम्प्लेक्स ओपन अनस्टेबल फ्रैक्चर, लिम्ब लाइटिंग एंड करेक्शन ऑफ डिफॉर्मिटी। इसका यूज जो है वो किस में किया जाता है, इसका यूज किया जाता है कॉम्प्लेक्स फ्रैक्चर में। ठीक है, तो आपने देखा होगा मैंने बहुत सारे फ्रैक्चर बताए थे आपको, सिंपल फ्रैक्चर, कॉम्प्लेक्स फ्रैक्चर, ओपन फ्रैक्चर, क्लोज फ्रैक्चर, देन उसके बाद ग्रीन स्टिक फ्रैक्चर, ये सारे फ्रैक्चर जो हो मैंने आपको बताए हुए हैं, तो आप वहां पे जाके देख सकते हो। उनको यहाँ पे हम रिपीट नहीं करेंगे क्योंकि वहां पे हमने ऑलरेडी 1 घंटे की क्लास ले रखी है ओनली फ्रैक्चर पे। तो आपको सिर्फ और सिर्फ जो है वो अगर फ्रैक्चर के बारे में पढ़ना है तो यूट्यूब में टीएनसी नर्सिंग जो है वो डालिए, देन वहां पे प्लेलिस्ट आएगी, प्लेलिस्ट में जाएंगे तो बुलेट सीरीज देखेंगे, बुलेट सीरीज में आपको जो है वो फ्रैक्चर की क्लास मिल जाएगी। तो कौन कौन से फ्रैक्चर में काम में लेता है, कॉम्प्लेक्स फ्रैक्चर में, ओपन फ्रैक्चर में, अनस्टेबल फ्रैक्चर में, इनमें जो है वो बेसिकली काम में लेता है। और लिम्ब लाइटिंग, लिम्ब लाइटिंग इन द सेंस कि उसको हल्का करने के लिए, कई बार क्या होता है वजन जो है वो बोन हमारे पास में वीक होती है, तो वजन उसको सहन नहीं कर पाता, उतना वजन जो है वो अफोर्ड नहीं कर पाता, तो उसको जो है वो वेट को रिड्यूस करने के लिए जो है वो लिम्ब लाइनिंग के लिए, और कोई भी डिफॉर्मिटी होती है उसको करेक्ट करने के लिए हम एक्सटर्नल फिक्सेटर का जो है वो यूज करते हैं। ठीक है, कॉम्प्लेक्स फ्रैक्चर का इन द सेंस कि अगर फ्रैक्चर बहुत जो है वो अलग अलग जगह से ब्रेक हो चुका है, ओपन मतलब स्किन ब्रेक डाउन हो चुकी है, स्किन ओपनली हट चुकी है, टिश्यू हट चुके हैं, दैट इज कॉल्ड ओपन फ्रैक्चर। अनस्टेबल फ्रैक्चर, अनस्टेबल फ्रैक्चर मतलब कोई फिक्स नहीं है कि कहां पे फ्रैक्चर जो होगा, उसको बोलते हैं अनस्टेबल फ्रैक्चर। तो इन कंडीशन में जो है बेसिकली हम एक्सटर्नल फिक्सेटर जो है वो काम में लिया जाता है। ठीक है, तो इट इज ऑफन यूज कॉम्प्लेक्स ओपन अनस्टेबल फ्रैक्चर एंड लिम्ब लाइटिंग और करेक्शन ऑफ डिफॉर्मिटी। कोई भी डिफॉर्मिटी है उसको करेक्शन के लिए जो है वो काम में लिया जाता है।
क्लियर है। देन उसके बाद आता इंडिकेशन ऑफ एक्सटर्नल फिक्स्चर। एक्सटर्नल फिक्स्चर का जो है वो हम कहां पे कैसे यूज मिलते हैं। इंडिकेशन का मतलब हो गया कि कौन सी कंडीशन में कैसे जो है वो हम एक्सटर्नल फिक्स्चर का जो है वो यूज ले सकते हैं। तो सबसे पहले ओपन फ्रैक्चर विथ सॉफ्ट टिश्यू इंजरी। ओपन फ्रैक्चर आपको पता ही है। अब यहां पे मैं इसलिए नहीं बता रहा हूं क्योंकि फ्रैक्चर ऑलरेडी कंप्लीट किया, अगर नहीं होता तो मैं बाकायदा इमेज के द्वारा जो है वो आपको बताता। बाकी वैसे मैं जो है वो वर्बली बताता हूं। ओपन फ्रैक्चर का मतलब हो गया जैसे मान लो ये हड्डी टूट गई है, अब ये हड्डी टूट गई है, बाहर की स्किन जो है वो इंटैक्ट है, बाहर की स्किन जो है प्रॉपर है, लगता ही नहीं है कि अंदर हड्डी टूटी हुई है, तो वो तो होता क्लोज फ्रैक्चर। और हड्डी जो है वो टूट के बाहर निकल गई है, क्या हो गई, हड्डी टूट के इस टिश्यू को डैमेज करके, स्किन को डैमेज करके अगर बाहर निकल गई है, उसको हम कहते हैं ओपन फ्रैक्चर। तो ये बेसिकली ओपन फ्रैक्चर में और सॉफ्ट टिश्यू इंजरी हो जाती है, उसमें जो है वो काम में लिया था। अभी सिर्फ हम इंडिकेशन देख रहे हैं, अभी सिर्फ हम इंडिकेशन देख रहे हैं एक्सटर्नल फिक्सेशन के, एक्सटर्नल फिक्सेटर के इंडिकेशन देख रहे हैं, फिर हम पढ़ेंगे इसकी केयर कैसे करते हैं। ठीक है। सेकंड आ जाता है हमारे पास में कम्युनिटेड और अनस्टेबल फ्रैक्चर। ऑलरेडी हमने जो है वो बता दिया, कम्युनिटेड और अनस्टेबल फ्रैक्चर में जो है वो हम एक्सटर्नल फिक्सेटर का यूज लेते हैं। देन उसके बाद सीवियर ट्रॉमा विथ स्वेलिंग वेयर कास्टिंग इज नॉट पॉसिबल, यानी कि सीवियर ट्रॉमा हो जाए, बहुत गंदा वाला जो है वो एक्सीडेंट हो जाए, सीवियर ट्रॉमा आ जाए, सीवियर ट्रॉमा के कारण हमारे पास में बॉडी में स्वेलिंग आ जाए, जैसे ये हाथ पूरा जो है वो सूज जाए, बहुत ज्यादा जो है वो स्वेलिंग हो जाए, सीवियर ट्रॉमा हो जाए, सीवियर स्वेलिंग हो जाए, जहां पे हम कास्ट नहीं लगा सकते, यानी कि जो है वो कास्ट जो हम कहते हैं प्लास्टर, वो अगर हम नहीं बांध पाएंगे, ठीक है, क्योंकि मान के चलिए अगर हम बांध देंगे तो थोड़े दिनों में अगर स्वेलिंग कम हो जाएगी तो वो तो फिर यूज हो जाएगा, कोई यूज नहीं है। और वैसे भी स्वेलिंग के कंडीशन में कभी कास्टिंग नहीं की जाती, ठीक है। तो सीवियर ट्रॉमा हो जाए और जहां पे हमारे पास में कास्टिंग पॉसिबल नहीं है, उस कंडीशन में हम जो है वो एक्सटर्नल फिक्सेटर काम में लेते हैं। नेक्स्ट आता है हमारे पास में इन्फेक्टेड नॉन यूनियन ऑफ बोन। ठीक है, इन्फेक्टेड मतलब नॉन यूनियन का मतलब आपस में जो है वो जुड़ी हुई नहीं है, बोन है इन्फेक्टेड है और आपस में जो है वो जुड़ी हुई नहीं है, उस कंडीशन में हम जो है वो एक्सटर्नल फिक्सेशन काम में लेते हैं। नेक्स्ट आता है हमारे पास में लिम्ब लाइटिंग प्रोसीजर्स। ठीक है, इसको हम जो है वो एल्जियो फिक्सेटर के नाम से जानते हैं। ये जो फिक्सेटर है वो हमारे पास में एल्जियो फिक्सेटर है, तो ये ध्यान रखना, कई बार जो है वो एग्जाम में भी पूछा था। ये जो आप फिक्सेटर देख रहे हो, या मैं आपको यहाँ पे इमेज के द्वारा भी बताऊं, तो ये जो आप फिक्सेटर देख रहे हो ये हमारे पास में दोस्तों इलोजे फिक्सेटर ही है। ठीक है, ये लो यहाँ पे दे दिया, ये जो है वो हमारे पास में दैट इज कॉल्ड इलोजे फिक्सेटर है। ठीक, देन उसके बाद में आता है हमारे पास में लास्ट वन, दैट इज कॉल्ड टेम्परेरी स्टेबलाइजिंग बिफोर द डिफिनेटिव सर्जरी। मान लीजिए हमें किसी भी जो है वो बोन की सर्जरी करनी है, ठीक है, और बोन की सर्जरी करने के लिए हमें थोड़ा वेट करना है, मतलब बहुत ज्यादा स्वेलिंग है, ठीक है ना, अभी पॉसिबल नहीं है, बहुत ज्यादा जो है ब्लड लॉस हो चुका है, अगर सर्जरी करने की जरूरत है लेकिन अभी पॉसिबल नहीं है, ऐसी कंडीशन नहीं है कि हम उसकी सर्जरी कर सकते हैं, तो सर्जरी का हम प्लान कर रहे हैं कि 5-7 दिन बाद में करेंगे, तब तक के लिए हम जो है वो उसको टेम्परेरी स्टेबलाइज कर सकते हैं। ठीक है, टेम्परेरी स्टेबलाइजिंग बिफोर डेफिनेटिव सर्जरी, सर्जरी हमें करनी है लेकिन कुछ समय के लिए हम उसको टेम्परेरी जो है वो स्टेबलाइज रखना चाहते हैं, उस कंडीशन में हम जो है वो एक्सटर्नल फिक्सेशन या एक्सटर्नल फिक्सेटर हम जो है वो काम में लेते हैं। ठीक है, तो ये हमारे पास में बेसिकली हो गए इंडिकेशन, कौन कौन सी कंडीशन में हम जो है वो एक्सटर्नल फिक्सेशन काम में ले सकते हैं। ओपन फ्रैक्चर हो विथ सॉफ्ट टिश्यू इंजरी, उसमें हम काम में लेते हैं। कम्युनिटेड एंड अनस्टेबल फ्रैक्चर हो, उसमें हम काम में लेते हैं। सीवियर ट्रॉमा हो जाए और स्वेलिंग हो जाए जिसमें हमें कास्टिंग पॉसिबल नहीं हो, उसमें हम काम में ले सकते हैं। और इन्फेक्टेड अनयूनियन बोन हो जाए, उसमें हम लेते हैं। लिम्ब लाइटिंग करनी है, मतलब बोन पे ज्यादा वजन नहीं डालना है, जैसे हमारे पास में हो गया दैट इज कॉल्ड ल्यूजर फिक्सेटर, ये हो गया हमारे पास में। एंड टेम्परेरी स्टेबलाइजिंग बिफोर द डेफिनेटिव सर्जरी, सर्जरी हमें करना है लेकिन अभी उसका वेट कर रहे हैं, उस कंडीशन में टेम्परेरी स्टेबलाइज करना है हमें बोन को, तो उसमें हम एक्सटर्नल फिक्सेशन जो है वो काम में ले सकते हैं। ये हमारे पास में इंडिकेशन आ गए एक्सटर्नल फिक्सेटर के। अब आ जाता हमारे पास में मेन जो हम आज टॉपिक लेता, नर्सिंग केयर ऑफ पेशेंट विथ एक्सटर्नल फिक्सेटर। ठीक है, किसी क्लाइंट को जो है वो एक्सटर्नल फिक्सेटर लगा हुआ है, तो उसमें हमारे पास में नर्सिंग की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है या नर्सिंग केयर जो है वो क्या कहती है। तो सबसे पहले आ जाता हमारे पास में प्री प्रोसीजर केयर। किसी भी क्लाइंट को हम जो है वो एक्सटर्नल फिक्सेटर लगा रहे हैं, क्या लगा रहे हैं दोस्तों, किसी भी क्लाइंट को हम अप्लाई कर रहे हैं एक्सटर्नल
फिक्सेटर। तो एक्सटर्नल फिक्सेटर अप्लाई कर रहे हैं, तो अप्लाई करने से पहले हमारे पास में बिफोर प्रोसीजर हमारे पास में नर्सिंग किस तरीके से जो है वो केयर करती है। तो दोस्तों आपको दो चीजें तो पता ही है, एक आपको पता है कि हमें कंसेंट लेना होता है और दूसरी चीज हमें एक्सप्लेन द प्रोसीजर, ये तो पेशेंट का राइट होता है। तो पहली चीज आ गई हमारे पास में एक्सप्लेन प्रोसीजर एंड पर्पज ऑफ फिक्सेटर टू रिड्यूस द एंजाइटी, यानी कि हम जो है वो प्रोसीजर को एक्सप्लेन करेंगे, ठीक है, कि हम इस तरीके से जो है वो आपके पास में जो है वो एक्सटर्नल फिक्सेटर लगाएंगे। देन उसका पर्पज भी बताएंगे कि ये एक्सटर्नल फिक्सेटर हम क्यों लगा रहे हैं, ताकि क्लाइंट को जो है वो तसल्ली हो जाए, एंजाइटी उसको रिड्यूस हो जाए, क्योंकि ये सारी चीजें देख के उसको और ज्यादा एंजाइटी हो जाएगी, ठीक है, या किसी दूसरे पेशेंट को देख के उसको एंजाइटी हो जाती है, तो उसको हम बताएंगे कि ये हम प्रोसीजर कर रहे हैं आपके ऊपर, और ये हम इसलिए कर रहे हैं ताकि आपकी जो बोन की डिफॉर्मिटी है उसको हम जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी ठीक करेंगे। तो प्रोसीजर को एक्सप्लेन करेंगे और पर्पज बताएंगे कि हम एक्सटर्नल फिक्सेटर क्यों कर रहे हैं। नेक्स्ट आता है हमारे पास में, दैट इज कॉल्ड प्रिपेयर द स्किन ऑफ लिम्ब शेविंग एंड एंटीसेप्टिक क्लीनिंग। भाई जब भी हम जो है वो एक्सटर्नल फिक्सेटर लगाएंगे तो उस एरिया को या उस स्किन को जो है वो हम प्रिपेयर करेंगे, ठीक है। जो भी हमारे पास में स्किन है, जैसे हमें जो है वो पैर पे लगाना है या मान लीजिए इस हाथ पे लगाना है, एक्सटर्नल फिक्सेटर इस हाथ पे लगाना है बेसिकली, ठीक है, पैर पे भी लगाते हैं, हाथ पे भी लगाते हैं, बहुत सारी जगह लगाते हैं जहां पे भी हमें जरूरत होती है। तो उस स्किन को जो है हम प्रिपेयर करेंगे। तो स्किन को प्रिपेयर करने के लिए क्या करेंगे, पहले शेविंग हटाएंगे। ये देखिए इतने सारे जो बाल दिख रहे हैं उन सबको जो है वो रिमूव करेंगे। तो शेविंग करेंगे, देन एंटीसेप्टिक क्लीनिंग करेंगे, बीटाडीन वगैरह से जो है वो क्लीन करेंगे। क्लियर। नेक्स्ट आता हमारे पास में, दैट इज एंश्योर स्टेराइल एनवायरनमेंट ड्यूरिंग द फिक्सेटर एप्लीकेशन। जब हम जो है वो फिक्सेटर अप्लाई करेंगे, किसी भी क्लाइंट को जो है वो फिक्सेटर अप्लाई करेंगे, तो हम एश्योर करेंगे, एंश्योर करेंगे कि आसपास का एरिया जो है वो क्लीन है या नहीं है। एंश्योर स्टेराइल एनवायरनमेंट, ठीक है, एंश्योर स्टेराइल एनवायरनमेंट ड्यूरिंग द फिक्सेटर एप्लीकेशन, यानी कि जब हम फिक्सेशन लगाएंगे या फिजिशियन जो है वो फिक्सेशन लगाएगा, तो उस टाइम पे हमारे पास में जो एरिया है वो हमारे पास में स्टेराइल है या नहीं है। देन उसके बाद लास्ट आ जाता है, ये हम सिर्फ प्री प्रोसीजर की केयर की बात कर रहे हैं, एडमिनिस्टर एनाल्जेसिक एंड सेडेशन एज प्रिस्क्राइब। जो भी फिजिशियन ने एनाल्जेसिक जो है वो दी है, क्यों, पेन को तो रिड्यूस करना है। अब जब हम फिक्सेटर लगाएंगे, पिन वगैरह या वायर वगैरह जो है वो अंदर डालेंगे, तो आपको पता ही है पेन तो हो गया होगा। तो एडमिनिस्ट्रेशन एनाल्जेसिक एंड सेडेशन, सेडेशन भी देते हैं, एनाल्जेसिक भी देते हैं, डिपेंड ऑन कंडीशन, ठीक है। तो वो हमें नर्सिंग ने दिया या नहीं दिया है, नर्स ने दिया है नहीं दिया, तो एडमिनिस्टर एनाल्जेसिक एंड सेडेशन एज प्रिस्क्राइब। जो फिजिशियन या डॉक्टर ने एनाल्जेसिक और सेडेशन प्रिस्क्राइब किया है वो नर्सिंग जो है वो देगी, ये उसका काम है। तो ये आ गया हमारे पास में प्री प्रोसीजर केयर। प्रोसीजर करने से पहले ये हम काम करेंगे, ठीक है। प्रोसीजर को एक्सप्लेन करेंगे, पर्पज बताएंगे ताकि एंजाइटी न हो, कंसेंट हम ले लेंगे। देन उसके बाद स्किन की जो है वो हम प्रिपेयर करेंगे, तो इसके लिए शेविंग करेंगे, हेयर वगैरह सारे रिमूव करेंगे और एंटीसेप्टिक क्लीनिंग कर देंगे। देन उसके बाद हम एश्योर करेंगे कि जब हम फिक्सेटर करेंगे तो उस टाइम पे हमारे पास में एनवायरनमेंट जो है वो बिल्कुल स्टेरलाइज हो, और जो भी एनाल्जेसिक या सेडेशन हेल्थ केयर प्रोवाइडर ने या फिजिशियन ने प्रिस्क्राइब किए वो हम दे देंगे। अब उसके बाद सेकंड आता पोस्ट प्रोसीजर एंड डेली केयर, ठीक है। प्रोसीजर हो गया या ड्यूरिंग प्रोसीजर हम कह सकते हैं। प्रोसीजर जो है वो हमने कर दिया, प्रोसीजर करने पे जो हम हमारे पास में प्रोसीजर हमने कर दिया, प्रोसीजर हमने कर दिया मतलब इन द सेंस असिस्ट करवा दिया, असिस्ट करवा दिया, वो सारी चीजें दी, जो जो हेल्प करवानी थी वो सारी चीजें कर दी, ठीक है। देन उसके बाद आता हमारे पास में पोस्ट प्रोसीजर एंड डेली केयर। अब प्रोसीजर होने के बाद में क्या क्या चीज जो है वो केयर हम करेंगे, किस तरीके से हम डेली केयर जो है वो उसकी करेंगे, तो वन बाय वन करके लेंगे। पिन साइड केयर भी लेंगे, वायर का लेंगे, देन स्किन का भी लेंगे, सब चीजों का लेंगे। पूरी 5-6 प्रकार की केयर होगी, उसको हम वन बाय वन करके जो है वो स्टडी करते हैं। तो पहली चीज आ गई हमारे पास में पिन साइड केयर। पिन साइड केयर ऑलरेडी मैंने आपको बता दिया है कि जैसे हमारे पास में ये ट्रैक्शन था, ठीक है, हमारे पास में ये मान के चलिए ये ट्रैक्शन था, ये ट्रैक्शन था, इसको मैं यहां ले लेता हूं, ठीक है। अब ये ट्रैक्शन के अंदर छोटी छोटी पिन जो है वो अंदर डाली गई है,
ठीक है, अंदर की साइड में पिन वगैरह डाली है, तो उस पिन की जो है वो हम केयर किस तरीके से करते हैं उसको हम सबसे पहले ले लेते हैं। ठीक है, तो पहली चीज आती है पिन साइट केयर। तो उसमें हमारे पास में पहली चीज आती है परफॉर्म डेली एज पर हॉस्पिटल प्रोटोकॉल यूजुअली वंस एंड डेली ट्वाइस डेली। डेली जो है वो हम उसकी केयर करेंगे। अब ये डेली केयर जो है वो हम एक टाइम करेंगे या 2 टाइम करेंगे, ये डिपेंड करता है हॉस्पिटल की पॉलिसी क्या है। वैसे जहां तक मैंने काम किया, अलग अलग जगह पे काम किया, एम्स में भी किया, ईएसआई में भी, और भी बहुत सारी जगह पे, तो वहां पे मैंने ये देखा है कि एटलीस्ट जो है वो दिन में एक बार जो है वो उसकी केयर की जाती है। ठीक है, यानी कि परफॉर्म डेली एज पर हॉस्पिटल प्रोटोकॉल यूजुअली जो है हमारे पास में वंस या डेली 2 बार भी जो है केयर की जाती है। तो उसमें हम क्या करते हैं, किस तरीके से करते हैं उसको हम लेंगे 1 बाय 1 करके। उस पिन को हम किस तरीके से करते हैं, तो एक चीज ध्यान रखना कि डेली दिन में एक बार तो जो है वो होनी ही होनी चाहिए। अब उसके बाद आती है हमारे पास में स्टेप, किस तरीके से हम उस पिन केयर को जो है वो हम परफॉर्म करेंगे। तो उसमें आता है हमारे पास में सबसे पहले वॉश हैंड एंड वियर स्टरलाइज ग्लव्स। सबसे पहले हम क्या करेंगे, हाथ धोएंगे और स्टरलाइज ग्लव्स जो है वो हम वियर कर लेंगे, पहन लेंगे। देन उसके बाद क्लीन ईच पिन साइट विथ स्टरलाइज नॉर्मल सलाइन और प्रेस्क्राइब्ड एंटीसेप्टिक लाइक क्लोरहेक्सिडिन या प्रोविडिन आयोडीन। ठीक है, यानी कि हर एक पिन को ध्यान से देखना, हर एक पिन को जो है वो हम क्लीन करेंगे। ऐसा नहीं है कि एक पिन को हमने क्लीन कर दिया देन उसी गोज से हमने दूसरी पिन को क्लीन कर दिया, जी नहीं दोस्तों, ईच पिन के लिए हम एक अलग से जो है वो गोज लेंगे। क्लियर है, फिर से रिपीट कर रहा हूं, जो हम पिन केयर कर रहे हैं उसमें एक टाइम पे जो है वो हम एक गोज को लेंगे। एक पिन को हमने क्लीन कर दिया देन उस गोज को हम डिस्कार्ड करते हैं, देन दूसरी पिन के लिए हम दूसरा गोज लेते हैं। ठीक है, और किससे क्लीन किया जाता है, नॉर्मल सलाइन से भी किया जा सकता है, या जो भी प्रिस्क्राइब किया गया, जो भी फिजिशियन ने प्रिस्क्राइब किया है, जस्ट लाइक दैट क्लोरहेक्सिडिन से करते हैं या प्रोविडिन आयोडीन। बेसिकली तो जो है वो प्रोविडिन आयोडीन यानी कि बीटाडीन के द्वारा ही हम जो है वो उसको क्लीन करते हैं। हम भी क्या करते थे कि वहां पे एक गोज से क्लीन कर देते थे और दूसरा हम जो है वो बीटाडीन से गोज लेके उस पिन के चारों तरफ जो है वो लपेट के रख देते थे। ठीक है, तो इस तरीके से केयर होती है। ठीक, तो सबसे पहले हमने क्या किया, हाथों को धोया और ग्लव्स पहने। सेकंड चीज, ईच पिन को जो है वो हम अच्छे तरीके से नॉर्मल सलाइन से और उसके बाद जो भी एंटीसेप्टिक सॉल्यूशन प्रेस्क्राइब किया गया उससे हम जो है उसको क्लीन करेंगे। नेक्स्ट आता है रिमूव क्रस्ट जेंटली। उसके ऊपर क्या होता है, छोटे छोटे जो है वो क्रस्ट जम जाते हैं, पपड़ी टाइप से जो है वो जम जाती है, जैसे कैल्सिफिकेशन होता है, तो उसको हम रिमूव करते हैं। रिमूव करने के लिए ध्यान रखना, बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है, जेंटली तरीके से हम हल्का जो है वो उसको रिमूव करते हैं। ऐसा नहीं है कि आपको पपड़ी दिखी देन आपको उसको खींच के कर रहे हो, जी नहीं दोस्तों। ठीक है, बिल्कुल जेंटली तरीके से जो है वो उस क्रस्ट को रिमूव किया जाता है। वो बेसिकली जो है वो हमारे पास में डेड टिश्यू होते हैं तो उनको रिमूव किया जाता है ताकि अच्छे तरीके से जो है वो हीलिंग हो। तो रिमूव क्रस्ट जेंटली, डू नॉट फोर्सफुली। ठीक है, कभी भी फोर्सफुली जो है वो नहीं करना चाहिए, फोर्सिबल नहीं करना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट आता है हमारे पास में अप्लाई स्टराइक गोज अराउंड द पिन इफ रिक्वायर्ड। जैसा मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया था कि हम किस तरीके से करते थे, तो वो चीज आ गई। देन ये हमने रिमूव कर दिया, क्रस्ट वगैरह को रिमूव कर दिया। देन उसके बाद एक गोज लेते हैं, उसको एंटीसेप्टिक सॉल्यूशन जैसे प्रोविडेंट आयोडीन में जो है वो भिगो के देन उस पिन के ऊपर चारों तरफ जो है वो हम लपेट के रख देते हैं। ठीक है, देन यूज ए सेपरेट स्वॉब फॉर ईच पिन टू अवॉइड क्रॉस इन्फेक्शन। वही चीज ऑलरेडी मैंने आपको बता दी कि हर पिन के लिए हम जो है वो नया गोज लेंगे। ठीक है, ऐसा नहीं है कि उसी गोज से हमने सारे 4 पिन लगी हुई है, 2 इधर से हैं 2 नीचे की साइड में, मान लो 4 पिन लगी हुई है, आपने एक ही गोज से चारों को क्लीन कर दिया, जी नहीं दो, इससे क्रॉस इन्फेक्शन होगा। मान लीजिए एक पिन जो है वो इन्फेक्टेड है, ठीक है, या एक पिन जो है वो एरिया वाला इन्फेक्टेड है, तो आपने चारों को इन्फेक्टेड कर दिया। ठीक है, तो उसके लिए हर पिन के लिए जो है वो हम अलग सेपरेट स्वाब जो है वो हम लेंगे। और इसका जो है हमारे पास में बेसिकली गोल क्या होता है, प्रिवेंट इन्फेक्शन एट पिन साइट। ठीक है, यानी कि हम जो रोज पिन साइट केयर कर रहे हैं उसका यूज क्या है, ताकि वहां पे हमारे पास में जो पिन लगी हुई है पिन साइट किसी भी प्रकार का कोई इन्फेक्शन ना हो। ठीक है, तो ये सारे हमारे पास में प्रोसीजर पोस्ट केयर के आएंगे। पहला आ गया हमारे पास में पिन साइट केयर। नेक्स्ट आता हमारे पास में सेकंड थिंग्स दैट इज कॉल्ड मॉनिटर फॉर कॉम्प्लिकेशन। ठीक है, कि किसी भी प्रकार का
पिन के ऊपर या जहां पे हमारे पास में लगी हुई है पिन, तो वायर लगा हुआ है या पिन लगा हुआ है, वहां पे किसी भी प्रकार का कोई कॉम्प्लिकेशन नहीं है, तो उसको हम ऑब्जर्व करेंगे, उसको हम मॉनिटर करेंगे, डेली करेंगे। ऐसा नहीं है आज कर लिया तो फिर 5-10 दिन छोड़ दिया, नहीं, ये सब डेली के हैं हमारे पास में, ठीक है। पिन केयर भी डेली है, मॉनिटरिंग ऑफ कॉम्प्लिकेशन भी डेली है। तो उसमें हम सबसे पहले क्या देखते हैं, इन्फेक्शन साइन देखते हैं कि जहां पे पिन लगी हुई है, जहां पे हमारे पास में पिन इंसर्ट है, वहां पे किसी प्रकार का कोई रेडनेस तो नहीं है, कोई स्वेलिंग तो नहीं है, कोई टेंडरनेस तो नहीं है, कोई पस डिस्चार्ज तो नहीं है, किसी प्रकार का कोई फीवर नहीं है। क्यों? क्योंकि अगर मान के चलिए रेडनेस प्रेजेंट है, स्वेलिंग प्रेजेंट है, टेंडरनेस प्रेजेंट है, पस डिस्चार्ज है, फीवर है, ये सब चीजें किसको इंडिकेट करती हैं? इन्फेक्शन को। अगर इनमें से कोई भी चीज, एक या एक से अधिक कोई भी चीज जो है वो प्रेजेंट है, तो वो इंडिकेशन करते हैं हमारे पास में इन्फेक्शन को, ठीक है। तो सबसे पहले हम क्या देखेंगे दोस्तों, सबसे पहले हम देखेंगे कि जहां पे हमारे पास में पिन लगी हुई है वहां पे कोई इन्फेक्शन तो नहीं है, या पिन की साइड में किसी प्रकार का कोई इन्फेक्शन तो नहीं है। सेकंड चीज हम क्या देखेंगे, लूजिंग ऑफ पिन्स। कई बार क्या होता है, हल्के फुल्के मोमेंट से या नॉर्मली हम केयर वेयर करते हैं या थोड़ा बहुत मोमेंट की वजह से क्या होता है कि वो पिन जो है वो हमारे पास में लूज हो जाती है, ठीक है। तो जब मोमेंट करते हैं तो पिन जो है वो हमारे पास में लूज हो जाती है, तो उसको हम असेस करेंगे, ठीक है। यानी कि इंक्रीज मोमेंट एट पिन साइट और पेन, ठीक है। जब पिन हमारे पास में लूज हो जाएगी, ठीक है, तो वो हमारे पास में फिर जो है वो हम उसको टाइट करना है, और उस पिन लूज होने की वजह से पेन भी अराइज होता है। तो पिन जो है वो लूज है या नहीं है उसका असेसमेंट करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट हम करेंगे न्यूरोवेस्कुलर कॉम्प्रोमाइज, ठीक है। न्यूरोवेस्कुलर कॉम्प्रोमाइज में हम क्या क्या चीजें चेक करते हैं, चेक डिजिटल पल्स, कैपिलरी रिफल, स्किन कलर, टेम्परेचर, मोमेंट एंड सेंसेशन, ठीक है। यानी कि न्यूरोमस्कुलर कॉम्प्रोमाइज में हम क्या करते हैं दोस्तों, आगे की साइड में डिजिटल पल्स चेक करते हैं। जैसे मान लीजिए यहां पे फिक्सेटर लगा हुआ है, क्या लगा हुआ है दोस्तों, यहां पे हमारे पास में जो है वो फिक्सेटर लगा हुआ है, ठीक है। ये फिक्सेटर लगा हुआ है, तो आगे की तरफ हम डिजिटल, मतलब उससे आगे की चीज को हम बोलते हैं डिजिटल पल्स। दूर वाली जो चीज होती है उसको बोलते हैं डिजिटल पल्स। तो वो डिजिटल पल्स को हम चेक करते हैं। अगर सब कुछ सही तरीके से है तो डिजिटल पल्स हमें अच्छे तरीके से फील होगी। तो डिजिटल पल्स चेक करते हैं। पैर वाला मैं नहीं दिखा सकता, इसलिए मैं बार बार हाथ का एग्जांपल ले रहा हूं। तो इसका मतलब ये नहीं है कि एक्सटर्नल फिक्सेटर सिर्फ हाथ में ही लगाया जाता है, पैर में भी लगाया जाता है। तो हम जो है वो डिजिटल पल्स चेक करते हैं। देन कैपिलरी रिफिल, कैपिलरी रिफिल आपको पता ही है, नेल बड्स को जो हम प्रेस करके ऐसे नाखून से प्रेस करते हैं, देन उसके बाद हम जो है वो रिमूव करते हैं, तो 2-3 सेकंड्स में जो है वो हमारे पास में वापस से जो है वो रेड होता है। तो कैपिलरी रिफिल चेक करते हैं। स्किन कलर देखते हैं, ये जो हमारे पास में आगे की स्किन है, जैसे यहाँ पे फिक्सेटर लगा हुआ है, तो ये स्किन कलर देखते हैं कि स्किन जो है वो डार्क तो नहीं हो रही है या ब्लूइश तो नहीं हो रही, वो चीज चेक करते हैं। देन उसके साथ साथ टेम्परेचर चेक करते हैं। टेम्परेचर अगर है, मतलब इन द सेंस कहीं ना कहीं जो है वो सेलुलाइटिस से इन्फेक्शन है। मोमेंट हम देखते हैं, ठीक है, इस तरीके से हल्का फुल्का मोमेंट हो रहा है नहीं है। देन उसको टच करके उसको पूछते हैं कि मैं जो टच कर रहा हूं वो आपको फील हो रहा है या नहीं हो रहा, मतलब सेंसेशन प्रॉपर है या नहीं है, तो ये हम चेक करते हैं। देन उसके बाद आता हमारे पास में स्किन एंड सॉफ्ट टिश्यू, ठीक है। स्किन और सॉफ्ट टिश्यू को देखते हैं। मॉनिटर ऑफ प्रेशर सोल एंड स्वेलिंग, किसी प्रकार की कोई स्वेलिंग तो नहीं है या प्रेशर अल्सर तो नहीं है, क्योंकि आपको पता ही है एक ही जगह पे अगर हमारे पास में मूवमेंट नहीं होगा तो वहां पे हमारे पास में प्रेशर सोर होने की संभावना हो जाती है, ठीक है। तो ये सारे कॉम्प्लिकेशन को जो है वो हमें मॉनिटर करते हैं, ठीक है। सारे कॉम्प्लिकेशन ले लिए हमने, न्यूरोवास्कुलर भी ले लिया, इन्फेक्शन से रिलेटेड भी ले लिया, देन लूज द पिन से भी ले लिया और सॉफ्ट टिश्यू से भी ले लिया। तो ये सारे कॉम्प्लिकेशन हम डेली चेक करते हैं। थर्ड आता हमारे पास में पेन मैनेजमेंट। देखो, जिस टाइम हम लगाते हैं एक्सटर्नल फिक्सेटर तब तो हमारे पास में पेन होता ही होता है, लेकिन उसके बाद कुछ टाइम के लिए हम पेन किलर डेली के लिए प्रेस्क्राइब करते हैं, क्योंकि हल्का फुल्का दर्द जो है वो रहता है। तो पेन मैनेजमेंट में आ गया हमारे पास में एडमिनिस्टर प्रेस्क्राइब्ड एनाल्जेसिक। जो भी हमारे पास में हेल्थ केयर प्रोवाइडर ने जो है वो जो भी पेन एनाल्जेसिक प्रेस्क्राइब की है वो हम एडमिनिस्टर करेंगे, या वो ड्रग्स जो है वो हम देंगे। नेक्स्ट, एनकरेज लिम्ब एलिवेशन टू रिड्यूस स्वेलिंग एंड डिस्कम्फर्ट। जो हमारे पास में लिम्ब है, जहां पे हमारे पास में एक्सटर्नल फिक्सेटर लगा हुआ है, उसको हम एलिवेट करते हैं ताकि स्वेलिंग ना हो या किसी भी प्रकार का कोई डिस्कम्फर्ट ना हो। थोड़ा सा जो है वो हम अपसाइड करके जो है वो रखते हैं।
प्रोवाइड मसल्स रिलैक्सेंट एक्सरसाइज, ठीक है, मसल्स रिलैक्सेंट एक्सरसाइज जो है वो उसको प्रोवाइड की जाती है, जिससे भी हमारे पास में मसल्स जो है वो रिलैक्स हो, वो एक्सरसाइज जो है वो प्रोवाइड की जाती है। तो इस तरीके से हम पेन को जो है वो कंट्रोल कर सकते हैं। तो पहला था हमारे पास में पिन केयर, सेकेंड था हमारे पास में दैट इज कॉल्ड मॉनिटर द कॉम्प्लिकेशन, थर्ड है हमारे पास में पेन मैनेजमेंट, फोर्थ आ जाएगा हमारे पास में मोबिलिटी एंड फिजियोथेरेपी, ठीक है। फिजियोथेरेपी और मोमेंट जो है वो हमारे लिए मस्ट होता है, ठीक है। तो इसमें हम क्या करते हैं, एनकरेज एक्टिव एंड पैसिव रेंज ऑफ मोशन एक्सरसाइज ऑफ नियर बाई जॉइंट्स जस्ट लाइक फिंगर्स, टोज, नीज, शोल्डर डिपेंडिंग ऑन द लिम्स। यानी कि हम क्या करवाते हैं कि जहां पे भी हमारे पास में एक्सटर्नल फिक्सेटर लगा, उसके आसपास जो भी मोमेंट है उसकी हम रेंज ऑफ मोशन एक्सरसाइज करते हैं। तो ऑलरेडी रेंज ऑफ मोशन एक्सरसाइज भी मैंने बुलेट सीरीज के अंदर करवा रखी है। अब आप कहोगे कि सर आप हर टॉपिक को यही कह रहे हो कि ये टॉपिक मैंने करवा रखा है। तो दोस्तों अब तक हमने 265 क्लासेज ले रखी है। तो 265 क्लासेज ले रखी है तो आप सोच सकते हो कि कुछ टॉपिक तो हमने करवाएंगे। 265 टॉपिक हमने करवा रखे हैं, इसलिए मैं बोलता हूं जो टॉपिक करवा चुके हैं उसी के बारे में बोलता हूं, अननेसेसरी नहीं बोलते हैं। तो जब भी हमारे पास में जो लगा हुआ है फिक्सेटर, उसके आसपास जो जॉइंट है उनकी रेंज ऑफ मोशन एक्सरसाइज करवाते हैं, ठीक है। जैसे यहां पे एक्सटर्नल फिक्सेटर लगा हुआ है तो फिंगर्स की, देन टोज की, नी की रेंज ऑफ मोशन एक्सरसाइज करवाते हैं, और वो कोई सी भी करवा सकते हैं, एक्टिव भी करवा सकते हैं एंड पैसिव भी करवा सकते हैं। अब ये एक्टिव एंड पैसिव क्या है? एक्टिव का मतलब होता है कि हम क्लाइंट को कहेंगे कि आप ऐसा मूवमेंट कीजिए, तो कुछ क्लाइंट कर पाते हैं, ठीक है। जो क्लाइंट नहीं कर पाते तो उनका हम करवाते हैं, उसको हम बोलते हैं पैसिव। एक्टिव का मतलब हुआ खुद से, जैसे फॉर एग्जांपल मेरे यहाँ पे मुझे इसकी रेंज ऑफ मोशन एक्सरसाइज करनी है, तो मुझे जो है वो स्टाफ ने आके बता दिया कि आपको इस तरीके से जो है वो एक्सरसाइज करनी है, तो मैं खुद से कर रहा हूं, तो ये हो गया एक्टिव। पैसिव मतलब यहाँ पे मेरी हिम्मत नहीं है कि मैं इसको एक्सरसाइज करवाऊं, तो फिजियोथेरेपिस्ट या नर्स मेरे हाथ को इस तरीके से मूवमेंट करवाएगी, वो होता है हमारे पास में पैसिव। तो एनकरेज एक्टिव एंड पैसिव रेंज ऑफ मोशन एक्सरसाइज ऑफ नियर बाई जॉइंट, जहां पे भी हमारे पास में फिक्सेटर लगा हुआ है उसके आसपास के जॉइंट्स की जो है वो हम रेंज ऑफ मोशन एक्सरसाइज करवाते हैं। नेक्स्ट आता है अर्ली मोबिलाइजेशन प्रिवेंट स्टिफनेस, मसल्स वेस्टिंग एंड डीप वेन थ्रोम्बोसिस। देखो अगर हमारे पास में लंबे समय तक अगर हम बॉडी का मूवमेंट नहीं करवाते हैं, ध्यान समझना है दोस्तों, इस लाइन को यहीं छोड़ो, आप मेरी वाली चीज को समझो कि अगर लंबे समय तक हम किसी चीज का कुछ नहीं करते हैं, मतलब मूवमेंट नहीं करवाते हैं, ठीक है, तो उसकी वजह से हमारे पास में क्या क्या कॉम्प्लिकेशन आती है, डीवीटी, डीप वेन थ्रोम्बोसिस हो जाता है। डीवीटी भी मैंने बुलेट सीरीज के अंदर करवा रखी है, ठीक है। लंबे समय तक अगर क्लाइंट इमोबिलाइज रहता है तो डीवीटी हो जाता है। तो डीवीटी से प्रिवेंट करने के लिए मसल्स वेस्टिंग, मसल जो हो वो सिकुड़ जाती है और स्टिफनेस आती है। लंबे समय तक अगर आप बेड रिडन हो, कोई भी एक्सरसाइज नहीं किए तो स्टिफनेस आ जाती है। तो जितना जल्दी हो सके हम उसको मोबिलाइज करते हैं। अर्ली मोबिलाइजेशन प्रिवेंट स्टिफनेस, जितना जल्दी हो सके हम उसको मोबिलाइज करवाते हैं ताकि स्टिफनेस को जो है वो हम प्रिवेंट कर सके, मसल्स वेस्टिंग को हम जो है वो ठीक कर सके, एंड डीप वेन थ्रोम्बोसिस को जो है वो हम करेक्ट कर सके। इसके लिए हम जितना जल्दी हो सके उसको मोबिलाइज करवाते हैं, ठीक है। नेक्स्ट आता है वेट बियरिंग एज पर सर्जन इंस्ट्रक्शन, ठीक है। समटाइम्स पार्शियल वेट बियरिंग इज अलाउडेड, ठीक है। कई बार क्या होता है कि अकॉर्डिंग टू कंडीशन जो है वो सर्जन बोलता है कि इसके ऊपर हल्का हल्का जो है वो आप वजन डालिए, ठीक है, नहीं फिर जो है वो ठीक नहीं होगा। तो अकॉर्डिंग टू फिजिशियन या अकॉर्डिंग टू सर्जन इंस्ट्रक्शन जो है वो हम उस पर वेट डालते हैं, ठीक है। कई कंडीशन में जो है वो पार्शियली वेट डालने के लिए बोला जाता है, कई कंडीशन में जो है वो नहीं बोला था। वो डिपेंड होता है हमारे पास में फ्रैक्चर किस टाइप का है, बोन की हीलिंग किस तरीके से है, तो उसमें हमारे पास और कब डाला जाता है, ठीक है ना। फ्रैक्चर आज ही हुआ है तो उसके बाद जब वो हील होगा तब थोड़ा थोड़ा जो है वो डाला जाएगा। तो ये आता है हमारे पास में कि वेट बियरिंग एज पर सर्जन इंस्ट्रक्शन, समटाइम्स पार्शियली वेट बियरिंग इज अलाउड, ठीक है। कितना वजन डालना है वो हम सर्जन के इंस्ट्रक्शन पे डालते हैं, कई कई बार जो है वो कुछ पॉइंट में जो है वो हम यहाँ पे वजन डालते हैं। तो ये हो गया हमारे पास में मोबिलिटी एंड फिजियोथेरेपी से रिलेटेड फोर्थ पॉइंट। नेक्स्ट आ जाता है हमारे पास में वुंड एंड स्किन केयर। ऑफकोर्स भाई हमारे पास में पिन लगाई है, बाहर से एक्सटर्नल फिक्सेटर फिक्स किया है, तो ऑफकोर्स वहां पे वुंड और स्किन तो इंटेक्ट हुई है, ठीक है। तो उसकी हम केयर किस तरीके से करते हैं तो उसको हम ले लेते हैं। तो उसमें हम क्या करते हैं, इंस्पेक्ट सराउंडिंग स्किन फॉर इरिटेशन फ्रॉम एक्सटर्नल
फ्रेम, ठीक है, यानी कि जो सराउंडिंग हमारे पास में स्किन है, ठीक है, उसमें कोई इरिटेशन या किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत तो नहीं है, उसको हम चेक करते हैं। सेकंड आता है कीप स्किन ड्राई एंड क्लीन। स्किन जो है वो हमारे पास में ड्राई एंड क्लीन होनी चाहिए। क्यों? क्योंकि अगर मॉइस्ट होगी, क्लीन नहीं होगी, तो इन्फेक्शन के चांसेस जो है वो ज्यादा हो जाएंगे। एंड प्रिवेंट फ्रिक्शन एंड एक्सीडेंटल ट्रॉमा टू बी डिवाइसेज। कई बार क्या होता है, किसी तरीके से फ्रिक्शन मतलब किसी चीज में उलझ न जाए या कोई एक्सीडेंट ट्रॉमा ना हो जाए उस डिवाइस की वजह से, तो उसका ध्यान रखा जाता है, ठीक है, क्योंकि ये पूरा जाल सा फैला हुआ आता है। तो कई बार जो है वो मतलब गांव के अंदर या बहुत सारे लोग उसके ऊपर कपड़ा डाल देते हैं, ठीक है, देखा होगा आपने हॉस्पिटल के अंदर, तो उसके ऊपर कपड़ा डालते हैं, तो कई बार उस कपड़े को खींचने की वजह से जो है वो ट्रोमा हो सकता है, तो वो कपड़ा वगैरह डालना नहीं चाहिए, अभी आएगा हमारे पास में। तो एक्सीडेंट ट्रोमा से जो है वो हमें बचाना है, तो ये सारी चीजें करेंगे। नेक्स्ट आता हमारे पास में साइकोलॉजिकल सपोर्ट। ऑफ कोर्स पहली चीज तो क्या होगी कि अगर क्लाइंट हॉस्पिटल में एडमिट हो गया और ये सारी चीजें लगा दी, तो ऑब्वियसली वो डिप्रेशन में चला जाएगा। फिर दूसरी चीज ये है दोस्तों, इंटरनल फिक्सेटर चाहे कितना भी बड़ा हो जाए वो दिखता नहीं है, इसलिए पेशेंट जो है वो हमारे पास में उतना जो है वो डरता नहीं है, उतना हेजिटेटेड नहीं होता है। लेकिन अगर मान के चलिए एक्सटर्नल फिक्सेटर लगा रखा है, तो ये इसमें बहुत सारे वायर वायर दिखते हैं आड़े तिरछे, तो हर कोई देख के जो है वो घबरा जाता है। तो उस टाइम पे उसको साइकोलॉजिकल सपोर्ट देना जो है वो बहुत जरूरी है। नहीं सिर्फ उस टाइम पे, आपको पता है कोई भी ऐसी कंडीशन होती है, कोई भी प्रोसीजर होता है, तो उसमें हमें साइकोलॉजिकल सपोर्ट जो है वो देना जरूरी होता है। तो उसमें आता है हमारे पास में रीअश्योर पेशेंट अबाउट द अपीयरेंस एंड ड्यूरेशन ऑफ फिक्सेटर, ठीक है, उसके देखने के हिसाब से और कितने समय तक ये फिक्सेटर रहेगा उसके रिगार्डिंग उसको सारी चीजों की इंफॉर्मेशन देंगे कि किस तरीके से कब कब ये चीजें जो है वो रहेगी। नेक्स्ट, प्रोवाइड काउंसलिंग टू रिड्यूस एंजाइटी एंड डिप्रेशन। उसकी जो है वो प्रॉपर काउंसलिंग की जाती है ताकि उसके जो भी सवाल होते हैं उनके हम जवाब दे सके, जिसकी वजह से एंजाइटी जो है वो रिड्यूस हो सके और डिप्रेशन जो है वो हमारे पास में ठीक हो सके, ठीक है। तो एंजाइटी रिड्यूस के लिए और डिप्रेशन रिड्यूस के लिए हम जो है वो उसकी काउंसलिंग करते हैं। नेक्स्ट आता है हमारे पास में एजुकेट पेशेंट एंड फैमिली एट होम केयर टेक्निक। घर पे हम किस तरीके से केयर कर सकते हैं, जो केयर मैंने पिन केयर की बताई, जो इंस्पेक्शन को जो हम पहले कैसे देख सकते हैं, कौन कौन सी कॉम्प्लिकेशन हो सकती है उसको हम कैसे आइडेंटिफाई कर सकें, तो वो सारी चीजें, ये सब चीजें जो है वो हम क्या करते हैं, पेशेंट या पेशेंट के रिलेटिव को जो हम बताते हैं, ताकि उसको थोड़ा रिलैक्स फील हो, उसको लगे कि ये चीजें हम घर पे भी कर सकते हैं। हॉस्पिटल के बजाय पेशेंट घर पे होता है वो ज्यादा ठीक होता है। इसका एक बेस्ट एग्जांपल लेता हूं दोस्तों, कोरोना आया था, तो कोरोना के टाइम पे जो है वो हमारे पास में फर्स्ट स्टेज आई थी, उसमें पेशेंट अटेंडेंट कोई भी अलाउ नहीं थे, ठीक है, और उसमें पेशेंट ज्यादा जो है वो एंजाइटी फील कर रहे थे, ठीक है। देन उसके बाद सेकंड में जो है वो पेशेंट के साथ अटेंडेंट अलाउ हो गए थे, तो उसमें पेशेंट काफी अच्छे फील कर रहे थे। तो ये चीजें जो है वो जरूरी होती है, घर पे तो बात ही अलग होती है। तो ये हो गया हमारे पास में साइकोलॉजिकल सपोर्ट हो गया, क्लियर है। अब उसके बाद आता है हमारे पास में डिस्चार्ज और होम केयर इंस्ट्रक्शन। क्लाइंट को हम डिस्चार्ज कर रहे हैं, पहले हमने प्री प्रोसीजर बताया, देन उसके बाद में हमने पोस्ट प्रोसीजर में हमने सारी चीजें केयर की, उसमें हमारे पास में रेंज ऑफ मोशन एक्सरसाइज भी की, फिजियोथेरेपी जो हो गई हमारे पास में, देन हमारे पास में कॉम्प्लिकेशन को असेस किया, देन पिन केयर को किया, साइकोलॉजिकल सपोर्ट को किया, ठीक है ना, कोई भी जो है हमारे पास में चीजें आई उन सब चीजों को ठीक किया। देन उसके बाद हम पेशेंट को डिस्चार्ज कर रहे हैं, तो डिस्चार्ज करने के टाइम पे हमें क्या क्या इंस्ट्रक्शन जो है वो देना है, होम केयर इंस्ट्रक्शन हम क्लाइंट को क्या क्या देंगे उसके बारे में हम जो है वो चर्चा कर लेते हैं। तो डिस्चार्ज और होम केयर इंस्ट्रक्शन के बारे में जो है वो हम क्लाइंट को बताते हैं। तो क्या क्या हम बताएंगे, पहला हम बताएंगे मेंटेन डेली पिन साइट क्लीनिंग विथ एसेप्टिक टेक्निक। पिन केयर हमें डेली करनी होती है, किस तरीके से करनी होगी, कैसे हमें जो है वो क्रस्ट को हटाना है, फोर्सफुली नहीं हटाना है, कैसे हम एसेप्टिक टेक्निक यूज लेते हैं, हैंड वॉश करके, ग्लव्स पहन के, ये सारी चीजें, तो इन सब के बारे में जो है वो हम क्लाइंट को बताएंगे। यानी कि मेंटेन पिन केयर, साइट क्लीनिंग एंड एसेप्टिक टेक्निक के बारे में क्लाइंट को बताएंगे। सेकंड आता है हमारे पास में अवॉइड कवरिंग फिक्सेटर विथ लाइट क्लोनिंग, ठीक है। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि गांव के अंदर या बहुत सारे लोग जो है वो एक्सटर्नल फिक्सेटर को जो है वो कपड़े के द्वारा ढक देते हैं, ठीक है, थोड़ा अजीब ना लगे, तो वो चीज नहीं करनी चाहिए। क्यों? क्योंकि उसकी वजह से मान लीजिए किसी ने कपड़ा हटाया या कपड़ा कहीं पे
उलझ जाएगा, जिसकी वजह से और ज्यादा कॉम्प्लिकेशन हो सकती है। एंड रिपोर्ट इमीडिएटली इफ साइन ऑफ इंफेक्शन, लूजिंग और सीवियर पेन अकर्स। ठीक है, अगर आपको घर पे जाने के टाइम पे, उसको हम डिस्चार्ज कर रहे हैं, डिस्चार्ज के टाइम पे कहेंगे कि अगर मान के चलिए आपको कोई भी इंफेक्शन का साइन नजर आता है, टेम्परेचर इंक्रीज होता है, रेडनेस होती है, स्वेलिंग होता है, हार्ट रेट इंक्रीज होती है, कोई भी इंफेक्शन का साइन प्रेजेंट होता है, पिन अगर हमारे पास में लूज हो गई है, ठीक है, और अगर सीवियर पेन जो है वो अकर हो रहा है, सीवियर पेन जो है वो हमारे पास में डीवीटी की वजह से हो सकता है, कंपार्टमेंट सिंड्रोम की वजह से हो सकता है, तो ये सारी चीजें। तो अगर इंफेक्शन का साइन आपको दिखे, पिन लूज हो जाए या सीवियर पेन अकर हो जाए, तो आप तुरंत हॉस्पिटल में आ जाना। ठीक है, ये चीज उसको बताएंगे। मींस रिपोर्ट इमीडिएटली इफ साइन ऑफ इंफेक्शन, लूजिंग एंड सीवियर पेन अगर अकर हो जाए, तो हम इमीडिएटली जो है वो उसको हॉस्पिटल में लेके जाएंगे, ऐसा हम उसको इंस्ट्रक्ट करेंगे। नेक्स्ट आ जाता हमारे पास में डेमोन्स्ट्रेट सेफ एम्बुलेशन टेक्निक यूजिंग कर्चेज एंड वॉकर इफ नीडेड। ठीक है, यानी कि इसके टाइम पे हमारे पास में जो हमने फिक्सेटर लगाया, उस टाइम पे हम जो है वो एम्बुलेशन करवाते हैं, हल्का फुल्का चलने के लिए बोला जाता है, तो कर्चेज के द्वारा या वॉकर के द्वारा किस तरीके से चला जाता है उसके बारे में हम उसको डेमोन्स्ट्रेट करेंगे। ठीक है, कि कर्चेज या वॉकर की सहायता से आप जो है वो किस तरीके से चल सकते हो, उन सब के बारे में हम जो है वो उसको डेमोन्स्ट्रेट करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट आता है हमारे पास में एम्फिसाइज इंपॉर्टेंस ऑफ फॉलो विजिट फॉर पिन टाइटनिंग एंड एडजस्टमेंट। ठीक है, हर एक पर्टिकुलर टाइम ड्यूरेशन के बाद में जो है वो पिन टाइट के लिए, ठीक है, या एडजस्टमेंट के लिए जो है वो आपको फॉलो विजिट करनी है। ठीक है, पिन ज्यादा लूज नहीं हुए, लेकिन फिर भी क्या पता कौन सी पिन को जो है वो हमें टाइट करना है, कैसे करना है, उसके लिए जो है वो प्रॉपर फॉलो विजिट होनी चाहिए एक फिक्स टाइम पे, कि हम हर 7 दिन से या हर 15 दिन से जो है वो हॉस्पिटल में आके उनको जो है वो ठीक करवाएंगे। एंड लास्ट आता है हमारे पास में दैट इज कॉल्ड एडिक्वेट न्यूट्रिशन। ठीक है, प्रॉपर न्यूट्रिशन लेना। अब प्रॉपर न्यूट्रिशन क्या है? रिच ऑफ कैल्शियम, कैल्शियम प्रॉपर लेना चाहिए, क्योंकि बोन टूटी हुई है तो कैल्शियम तो जरूरी है। प्रोटीन, ऑफ कोर्स हमारे पास में टिश्यू रप्चर हो गए तो टिश्यू हीलिंग के लिए। विटामिन डी जरूरी है हमारे पास में। ठीक है, एंड विटामिन सी फिर प्रोमोट बोन हीलिंग, विटामिन सी और प्रोमोट बोन हीलिंग के लिए जो है वो लेनी चाहिए। तो एडुकेट न्यूट्रिशन होना चाहिए, जिसमें हमारे पास में हाई कैल्शियम डाइट, ठीक है, हाई प्रोटीन, हाई विटामिन सी जो है वो होना चाहिए। ठीक है, डी एंड सी होना चाहिए। तो ये हमारे पास में हो गए जब हम क्लाइंट को डिस्चार्ज कर रहे हैं या क्लाइंट जो है वो घर जाना चाह रहा है, तो घर जाने के टाइम पे उसको क्या क्या चीज़ों की सावधानियां, क्या क्या इंस्ट्रक्शन हम देके भेजेंगे, ये सारी चीज़ें देके भेजेंगे कि किस तरीके से आपको डेली पिन केयर करनी है, किस तरीके से जो है वो आपको कवरिंग उसको नहीं रखनी है, कोई भी इन्फेक्शन लूज या सीवियर पेन होता है तो आपको इमीडिएटली आना है। कर्च या वॉकर का यूज करने के लिए अगर फिजिशियन ने बोला है तो किस तरीके से यूज करते हैं वो हम डेमोन्स्ट्रेशन करके दिखाएंगे। और पिन टाइट के लिए या एडजस्टमेंट के लिए फॉलोअप विजिट होनी चाहिए एक फिक्स टाइम पे, और प्रॉपर न्यूट्रिशन होना चाहिए जिसमें हाई कैल्शियम, हाई प्रोटीन, हाई विटामिन सी एंड डी जो है वो होना चाहिए, ताकि प्रॉपर जो है वो हीलिंग हो सके। नेक्स्ट आता है हमारे पास में कॉम्प्लिकेशन ऑफ एक्सटर्नल फिक्सेटर। अभी तक तो हम सारी चीजें जो है वो एक्सटर्नल फिक्सेटर के फायदे बता रहे थे। ठीक है, लेकिन अब उसकी हर चीज के फायदे और नुकसान दोनों होते हैं। ठीक है, तो अब इसके क्या क्या कॉम्प्लिकेशन हो सकते हैं उसको हम ले लेते हैं। तो पहला कॉम्प्लिकेशन आता है पिन साइट इन्फेक्शन, जिसको हम बार बार जिक्र कर रहे हैं, इसीलिए तो हम पिन साइट केयर कर रहे थे। ये सबसे मोस्ट कॉमन होता है, ध्यान रखना, काफी बार जो है वो एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है कि हमारे पास में दैट इज कॉल्ड एक्सक्लेटल ट्रैक्शन होता है या एक्सटर्नल फिक्सेटर होता है, तो उसमें मेन कॉम्प्लिकेशन क्या है, वो आता है हमारे पास में पिन साइट इन्फेक्शन। क्लियर है, ध्यान रखना, काफी बार एग्जाम में जो है वो पूछा गया। तो इसीलिए हम बार बार कह रहे हैं कि डेली हमें केयर करनी है, डेली एसेप्टिक टेक्निक से जो है वो केयर करनी है, ताकि किसी भी तरीके का कोई इन्फेक्शन जो है वो ना हो। सेकेंड चीज आती है हमारे पास में ओस्टियोमेलाइटिस। ओस्टियोमेलाइटिस इन द सेंस बोन जो है वो इन्फेक्शन ना हो। ठीक है, बोन का इन्फेक्शन क्या कहलाता है? ओस्टियोमेलाइटिस कहलाता है। तो ये हमारे पास में पिन बिल्कुल बोन के आर पार जाती है, तो अगर पिन इन्फेक्टेड है तो फिर बोन भी इन्फेक्टेड हो जाएगी, मतलब ओस्टियोमेलाइटिस हो जाएगा, ये कॉम्प्लिकेशन हो सकता है। नेक्स्ट न्यूरोवेस्कुलर इंजरी। न्यूरोवेस्कुलर इंजरी, पिन हम डाल रहे हैं, वायर हम डाल रहे हैं, तो उसकी वजह से न्यूरोवेस्कुलर इंजरी जो है वो हो सकती है। एंड पिन लूजिंग और ब्रेकेज। ठीक है, पिन जो है वो लूज हो सकती है,
पिन जो है वो हमारे पास में ब्रेक हो सकती है, तो ये कॉम्प्लिकेशन हो सकता है। एंड डिलेड यूनियन और अनयूनियन ऑफ फ्रैक्चर, उसमें हमारे पास में जो यूनियन और अनयूनियन फ्रैक्चर है उसमें डिले हो सकता है, टाइम जो है वो बहुत ज्यादा लग जाएगा। इंटरनल फिक्सेटर में हमारे पास में फिक्स होता है, बहुत जल्दी जुड़ जाता है। जॉइंट स्टिफनेस एंड कॉन्ट्रैक्चर, ठीक है, अगर हमने रेंज ऑफ मोशन एक्सरसाइज नहीं करवाई है, ठीक है, या क्लाइंट ने कम की है, तो उसकी वजह से जॉइंट स्टिफनेस हो जाएगा, जॉइंट जो हो बिल्कुल टाइट हो जाएगा। तो इसको रिड्यूस करने के लिए तो हमने कहा था ना कि प्रॉपर एक्सरसाइज होनी चाहिए। तो जॉइंट स्टिफनेस एंड कॉन्ट्रैक्चर, कॉन्ट्रैक्चर जो है आपने देखा होगा, जैसे इस तरीके से ये स्किन ऐसे रह जाएगी, दैट इज कॉल्ड कॉन्ट्रैक्चर। हमने हाथ को यूं रखा है, ऐसे ही स्किन जो है वो टच हो जाएगी, तो ये बिल्कुल जो है फिक्स हो जाएगी, उसको बोलते हैं कॉन्ट्रैक्चर। तो जॉइंट स्टिफनेस एंड कॉन्ट्रैक्चर जो है वो देखने को मिलेगा। एंड नेक्स्ट आता है फिजियोलॉजिकली इंपैक्ट ड्यू टू अपीयरेंस ऑफ फ्रेम, ठीक है, सॉरी, साइकोलॉजिकल इंपैक्ट ड्यू टू अपीयरेंस ऑफ फ्रेम। जो भी हमारे पास में जो चीजें हैं उसकी वजह से साइकोलॉजिकली इंपैक्ट आता है। मैंने कहा था बहुत देखने में डरावना लगता है, ठीक है, तो ये कॉम्प्लिकेशन है हमारे पास में जो कि एक्सटर्नल फिक्सेटर में हमें देखने को मिलती है। फटाफट जो है वो हम नर्सिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी ले लेते हैं, देन इस टॉपिक को जो है वो फिनिश करेंगे। हम नर्सिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी पढ़ेंगे, देन समरी करके इस टॉपिक को जो है वो फिनिश करेंगे। तो नर्सिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी में हमारे पास में क्या है, ऑलरेडी हमने बहुत डिटेल से जो है वो नर्सिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी पढ़ ली है। फटाफट इसको जो हम समराइज करते हैं। पहली चीज है मेंटेन स्ट्रिक्ट एसेप्सिस ड्यूरिंग द केयर। जो भी हम केयर कर रहे हैं, और केयर कौन सी, जो हम पिन केयर कर रहे हैं उसमें हमारे पास में जो है वो एसेप्टिक टेक्निक जो है वो प्रॉपर यूज में लेनी है। नेक्स्ट, मॉनिटर पिन साइट फॉर इंफेक्शन एंड ट्रीट प्रोमोटली, ठीक है, हमें पिन साइट केयर इंफेक्शन को जो है मॉनिटर करना है और उसको अच्छे तरीके से जो है वो ट्रीट करना है। पहले तो हम कोशिश कर सकते हैं कि इंफेक्शन ना ही हो, इसके लिए हम एसेप्टिक टेक्निक यूज करेंगे, डेली जो हो पिन केयर करेंगे ताकि कोई इन्फेक्शन ना हो। और अगर इन्फेक्शन हो भी गया तो पहले हम उसको अर्ली डिटेक्शन करेंगे, पहले ही फाइंड आउट करेंगे ताकि जितना जल्दी हो सके उसका ट्रीटमेंट किया जा सके। नेक्स्ट आता है प्रोवाइड एडुकेट पेन रिलीफ। शुरू शुरू में पेन ज्यादा होता है, धीरे धीरे जो है पेन कम हो जाता है, इसलिए हम जो है वो प्रॉपर उसको एडुकेट पेन रिलीफ जो है वो देंगे। नेक्स्ट, असेस न्यूरोवेस्कुलर स्टेटस रेगुलर। उसके न्यूरोवेस्कुलर स्टेटस को रेगुलरली जो है वो चेक करेंगे कि किसी प्रकार का कोई नमनेस तो नहीं है, कोई डीवीटी तो नहीं है, कोई जो है वो हमारे पास में डिजिटल पल्स में कोई दिक्कत तो नहीं आ रही है, वो सारी चीजें चेक करेंगे। नेक्स्ट, एनकरेज मोबिलिटी एंड फिजियोथेरेपी। फिजियोथेरेपी और मोबिलिटी को जो है वो हम एनकरेज करेंगे, अदरवाइज जॉइंट स्टिफनेस वो सारी चीजें हो जाएगी। नेक्स्ट, एजुकेट पेशेंट फैमिली ऑन सेल्फ केयर एंड इन्फेक्शन प्रिवेंट। फैमिली और पेशेंट केयर को जो है, फैमिली और पेशेंट को जो है वो हम बताते हैं कि घर पे आप किस तरीके से केयर कर सकते हो ताकि आप इन्फेक्शन से जो है वो बच सके। तो वो सारी चीजें जो है वो हम उसको एक्सप्लेन करेंगे, उसको एजुकेट करेंगे। एंड लास्ट आ जाता है प्रोवाइड इमोशनल एंड साइकोलॉजिकल सपोर्ट। इमोशनल और साइकोलॉजिकल सपोर्ट जो है वो प्रोवाइड करना होता है, ठीक है। तो ये हमारे पास में नर्सिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी है जो कि हमें ध्यान में रखनी है। फटाफट जो है वो हम इसकी समरी ले लेते हैं, देन उसके बाद जो है वो इस टॉपिक को फिनिश करते हैं। ऑलरेडी आपने सारी चीज पढ़ ली। हमने क्या पढ़ा, एक्सटर्नल फिक्सेटर के बारे में पढ़ा। एक्सटर्नल फिक्सेटर में हमें क्या क्या केयर जो है वो देनी होती है, पिन साइड केयर कैसे कर सकते हैं, कॉम्प्लिकेशन को हम कैसे असेस कर सकते हैं, फिजियोथेरेपी हम किस तरीके से कर सकते हैं, ये सारी चीजों को जो है वो हमने देखा था। तो फटाफट जो है वो हम इसकी समरी लेते हैं। समरी हो गया, केयर ऑफ एक्सटर्नल फिक्सेटर मेनली फोकस ऑन द पिन साइट क्लीनिंग, इन्फेक्शन प्रिवेंशन, पेन मैनेजमेंट, लिम्ब इमोबिलाइजेशन एंड पेशेंट एजुकेशन टू एंश्योर प्रॉपर फ्रैक्चर हीलिंग एंड प्रिवेंट कॉम्प्लिकेशन। मतलब एक सेंटेंस में सारी चीज की दे दी कि ये हमारे पास में केयर ऑफ एक्सटर्नल फिक्सेटर जो है वो मेनली किस पे फोकस होता है, वो हमारे पास में फोकस होता है पिन साइट क्लीनिंग पे, ठीक है, इन्फेक्शन प्रिवेंशन पे, ठीक है, पेन मैनेजमेंट पे और लिम्ब मोबिलाइजेशन से, ताकि पेशेंट एजुकेशन पे, ताकि क्या होता है प्रॉपर जो है वो फ्रैक्चर की हीलिंग हो सके और कॉम्प्लिकेशन से जो है वो बचा जा सके। क्लियर है? यानी कि एक्सटर्नल फिक्सेटर, केयर ऑफ एक्सटर्नल फिक्सेटर किसके ऊपर फोकस होता है, पिन साइट क्लीनिंग पे, इन्फेक्शन प्रिवेंशन पे, पेन मैनेजमेंट पे, लिम्ब मोबिलाइजेशन पे एंड
पेशेंट एजुकेशन पे जो है वो फिक्स होता है, जिसके द्वारा हम क्या करते हैं ताकि सही तरीके से जो है वो प्रॉपर फ्रैक्चर हीलिंग हो और किसी भी प्रकार का कोई कॉम्प्लिकेशन जो है वो ना आए। ठीक है, तो ये हो गया हमारे पास में केयर ऑफ एक्सटर्नल फिक्सेटर। तो दोस्तों इसी के साथ आज की क्लास को हम जो है वो यहीं पे फिनिश करते हैं। और भी ऐसा कोई टॉपिक जिसमें आपको पढ़ने में दिक्कत आ रही है, जैसे कुछ लोग जो है वो साइकेट्रिक टॉपिक के लिए बता रहे हैं, तो मैं उनको ये कहना चाहूँगा कि आप थोड़ा सा देखिए, बहुत सारे साइकेट्रिक टॉपिक मैंने करवा रखे हैं। और भी अगर आपको कोई पर्टिकुलर लगता है तो आप मैसेज कर दीजिए। तो कोई भी ऐसा टॉपिक जिसमें आपको समझने में जो है वो दिक्कत आ रही है, वो चाहे मेडिकल सर्जिकल का हो सकता है, वो हमारे पास में जो है वो न्यूट्रिशन का हो सकता है, वो गायनिक का हो सकता है, वो फंडामेंटल का हो सकता है, किसी भी सब्जेक्ट का हो, आप टॉपिक बताइए। टॉपिक बताने से पहले आप देख लीजिएगा कि बुलेट सीरीज में हमने उसको करवा रखा है या नहीं करवा रखा है। तो वो टॉपिक बताइए, हम उसको जरूर जो है वो यहाँ पे लेके आएंगे, उसको कंप्लीट करवाएंगे, बहुत अच्छी तरीके से जो है वो क्लियर करवाएंगे। साथ के साथ कमेंट करके आज की क्लास के बारे में जरूर बताइएगा दोस्तों कि आज की क्लास आपको कैसे लगी, उसके बारे में 2 शब्द जरूर कहिएगा। मिलते हैं कल सुबह 7 बजे नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए दोस्तों ऑल द बेस्ट, हैव ए नाइस डे। थैंक यू सो मच।